डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर्रौफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज होते देखते हैं या उस फिनोमिना को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होता, वो ग्रेजुअली चार्ज होता है। इसी तरह जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो इमीडिएटली एकदम से खाली नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खाली होता है। अब चार्जिंग का भी टाइम पीरियड होता है और डिस्चार्जिंग का भी टाइम पीरियड होता है। ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर को जब बैटरी लगाई जाती है तो बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की जो वैल्यू है उन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है टाइम कांस्टेंट। वो टाइम पीरियड डिसाइड करता है, यानी कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं कि कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। आपने देखा है जब हम घरों में अपने इलेक्ट्रिक फ़ैन को ऑन करते हैं, सीलिंग फ़ैन या पेडेस्टल फ़ैन या एयर कूलर्स, जब उनको ऑन करते हैं तो हमने देखा कि स्विच ऑन करने के बाद फ़ैन एकदम से स्पीड नहीं पकड़ लेता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर होता है। जब हम उसको ऑफ़ करते हैं तो एकदम से वो लाइट बल्ब की तरह ऑफ़ नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स कि कैपेसिटर को चार्ज होने में भी टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम पीरियड सेम नहीं है, डिफरेंट है। हम पढ़ते हैं ये चार्ज कैसे होता है और फिर डिस्चार्ज कैसे होता है। कैपेसिटर is not charged immediately. Rather, charge is built up gradually to the equilibrium value of Q naught is equal to CV naught. The growth of charge with time for different resistances is shown in the figure. Next diagram में आपको दिखाती हूँ, उसमें हम growth देखेंगे different resistances की values पे। ये आपके पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम है। आप देख सकते हैं इसमें एक वी नॉट बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ये चार्ज कब और कैसे हुई ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं। एक स्विच है एस, ये स्विच जब एस ए के साथ कनेक्टेड है तो आपका सर्किट कंप्लीट है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये चार्जिंग का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि जब टाइम आपके पास ज़ीरो था, ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को देखें ग्राफ के ओरिजिन जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, टाइम भी ज़ीरो था तो चार्ज भी ज़ीरो है। जैसे जैसे टाइम जो कि एक्स एक्सिस पे है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, वैसे वैसे आपका चार्ज भी डिपॉजिट होना कैपेसिटर की प्लेट्स पे इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जब आप वी नॉट पोटेंशियल पे पहुंचते हैं, टाइम भी उसका मैक्सिमम होगा। उस वक्त आपके पास चार्ज कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली चार्ज होगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है दोनों प्लेट्स पे इक्वली चार्ज आ जाएगा। अब फर्दर उस पर डिपॉजिट होना, का डिपॉजिट होने की गुंजाइश नहीं है। अब ये वैल्यूज़ डिपेंड किस पे करती हैं, ये रेजिस्टेंस पे। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला ग्राफ है, पहले वाला ये वाला ग्राफ जो है, ये आर सी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी तब है, उसको कैपेसिटर से मल्टीप्लाई किया, उसका टाइम कांस्टेंट जो कि टी के इक्वल है एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ है वो डिफरेंट है। लेकिन जब आर की वैल्यू स्मॉल होगी, रेजिस्टेंस को हम कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, आर और सी का प्रोडक्ट वो चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इट मीन्स
दूसरा ग्राफ जो उससे ऊपर बनाया हुआ है वो उसकी डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। एक वैल्यू डिक्रीजिंग में शो कर रहा है, एक वैल्यू इंक्रीजिंग में। किस चीज़ की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? चार्जिंग की। आप देख सकते हैं जब RC लार्ज था तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिफरेंट है, जब RC स्मॉल था कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम डिफरेंट है। RC स्मॉल था तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो गया, ये देखें ये जल्दी चार्ज हो गया। जैसे आपने RC की वैल्यू लार्ज की, कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो भी हम देख चुके हैं, जब Q 0 था और वो कब था? जब टाइम 0 था, मीन्स अभी हमने स्विच को ऑन नहीं किया था, चार्ज उस पर डिपॉजिट होना शुरू नहीं हुआ। और एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम टिल रिचेज इट इक्विलिब्रियम वैल्यू Q0 इज इक्वल टू CV0। द वोल्टेज V अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। हम किसी भी लम्हे ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे 0 से लेके मैक्सिमम किसी भी पॉइंट पे हम वोल्टेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? बाय डिवाइडिंग किसको? चार्ज को उसकी कैपेसिटेंस पे डिवाइड करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाउ फास्ट और हाउ स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर कितनी तेज़ी से चार्ज होता है, कितनी तेज़ी से डिस्चार्ज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? R और C के प्रोडक्ट पे, जो सर्किट में हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। और इस प्रोडक्ट की यूनिट होती है सेकंड, या और ये किसके इक्वल होगा? टाइम के। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट एंड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड। यानी डेफिनेशन है टाइम कांस्टेंट की, वो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम होगा जो कैपेसिटर को चार्ज होने में, कितना चार्ज? इक्विलिब्रियम चार्ज कितना था? Q0। पहले मैं बता चुकी हूँ Q0 से बड़ा ये है कि उसके बाद मज़ीद उस पर चार्जिंग की गुंजाइश नहीं होगी। तो Q0 तक पहुँचने के लिए 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q0 का, यानी मैक्सिमम Q0 चार्ज का 0.63 टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा उसको चार्ज करने में। टोटल टाइम है 1 का 0.63 टाइम्स जो है चार्जिंग टाइम है। रिमेनिंग जो कि 0.37 है, 1 में से 0.63 को माइनस करेंगे, वो टाइम पीरियड होगा डिस्चार्जिंग का। सो जब डिस्चार्ज होगा तो उसकी डायग्राम देखिए। अब स्विच को हमने ऑफ़ कर दिया। जब स्विच को ऑफ़ करेंगे, अब उसके साथ बैटरी का कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा? जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है वो मूव करेगा बैक साइड पे। अब आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। जो पहले आपके पास डायग्राम थी उस डायग्राम में आप इसकी डायरेक्शन देखें, इसमें डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं। ये जो एरोस दिखाए हुए हैं, ये वाले एरोस दिखाए हुए हैं, ये डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज है, ये चार्जिंग का है। लेकिन डिस्चार्जिंग में जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है और किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर की, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। अब वो जाएगा किधर? वो नेगेटिव प्लेट को जाके पे मौजूद नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना शुरू करेगा। आहिस्ता एक चार्ज निकलेगा, वो जाएगा नेगेटिव प्लेट के एक चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा। दूसरा चार्ज आएगा पॉजिटिव, वो नेगेटिव प्लेट के दूसरे चार्ज को न्यूट्रल करेगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट खाली होना शुरू होगी, वैसे वैसे दूसरी नेगेटिव प्लेट जो चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, उसके चार्जेस भी न्यूट्रलाइज्ड होंगे और वो भी खाली होना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है चार्जिंग के। आप इसमें देख रहे हैं कि जब टाइम 0 था, अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग का जब टाइम स्टार्ट, वो कब स्टार्ट होगा? जब हम स्विच को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करते ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाइम आपके पास उस वक्त 0 था, लेकिन कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज था, यानी मैक्सिमम वैल्यू थी CV0। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, चार्जिंग जो उसकी है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी और डिस्चार्जिंग इंक्रीज़ होना शुरू होगी, मीन्स कैपेसिटर खाली होना शुरू हो गया।
ये भी यानी डिस्चार्जिंग का टाइम भी किस पे डिपेंड करता है, आर और सी की वैल्यू पे। आप देख सकते हैं जब आर सी लार्ज था तो वैल्यू डिफरेंट है, जब आर सी स्मॉल था तो वैल्यू आपके पास डिफरेंट है। आर सी स्मॉल होगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, आर सी लार्ज होगा तो उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। So the graph shows that charge reaches its equilibrium value sooner when the time constant is small. The discharging of capacitor through a resistor, discharging भी resistance के थ्रू होगी, charging भी resistance के थ्रू होगी. The switch S is set at point B, so the charge plus Q on the left plate can flow anti-clockwise. Charging में clockwise था, इसमें anti-clockwise होगा। अब वो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा क्या होगा, तो वो क्यों एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज माइनस क्यू ऑन द राइट प्लेट, दूसरी साइड पे जो प्लेट है। डिस्चार्जिंग बिगिनस एट टाइम ज़ीरो, टाइम तो ज़ीरो होगा लेकिन क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सी वी नॉट, एंड ये क्यू चार्ज जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ज़ीरो की तरफ जाएगा। स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आर सी लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। आर सी की स्मॉलर वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, आर सी का प्रोडक्ट कम होगा, रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, आर सी का प्रोडक्ट कम होगा, तो ये रैपिडली डिस्चार्ज होगा। ये था हमारा कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम पीरियड है 63% और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है, टाइम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 37%। अब ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज़ आर सी सर्किट, यानी आर और सी सीरीज़ में कनेक्टेड है किसी सर्किट में और उसकी वैल्यू है टी इज इक्वल टू आर सी। आपने वेरीफाई करना है ओहम टाइम्स फैरड, ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है, फैरड कैपेसिटर की यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। ओहम और फैरड का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सेकंड के, ये आपने प्रूव करना है। आप जानते हैं कि ओहम्स लॉ को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो वी किसकी इक्वल होगी, आई आर की इक्वल होगी, और आई किसकी इक्वल है, क्यू ओवर टी। दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स इन द इक्वेशन, यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर में आई की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इसके चार्ज की इक्वल होता है। v इज इक्वल टू क्यू ओवर टी इंटू आर की वैल्यू निकाल लेंगे v, और v मल्टीप्लाई बाई टी क्यू, ये इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को, और q किसके इक्वल होता है, सी वी के, c किसके इक्वल होगा, q ओवर v के। अब मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद अबव इक्वेशन, यानी r इज इक्वल टू वी ओवर टी, v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई q। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे c इज इक्वल टू क्यू ओवर v से, तो r मल्टीप्लाई होकर c से आर सी हो जाएगा। दूसरी साइड पे v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई q मल्टीप्लाई बाई q ओवर v, q से q कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, ये t के इक्वल हो जाएगा। तो आर सी इज इक्वल टू टी, r की यूनिट है ओहम और c की यूनिट है फैरड, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो यहाँ से ही हमने साबित कर दिया कि ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू द 1 सेकेंड या सेकेंड, वेयर ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।